हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी ये फिजिक्स चैनल में। तो बच्चों, इसके आगे वाले लेक्चर में हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अभी हम सॉल्व्ड एग्जाम्पल कंप्लीट करेंगे। उसमें एग्जाम्पल 4.7 तक हमने कंप्लीट कर दिया था, तो अभी आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल 4.8 से। बच्चों, एग्जाम्पल 4.8 वैसे तो ये थियरी में कंसिडर कर सकते हो। आपको अगर याद हो तो चैप्टर नंबर 1 में स्टैटिक में आपने वो वाले थियरी देखी होगी। सॉलिड स्फीयर के इनसाइड ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है। सॉलिड स्फीयर है, होलो स्फीयर भी दिया जाता था, कंडक्टिंग स्फीयर भी दिया जाता था। यस और नो? तो उसके लिए आपको ग्राफ वगैरह भी आपने शायद प्लॉट किया होगा। तो वो सारे जो पॉइंट थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द सरफेस, आउटसाइड एंड इनसाइड दैट स्फीयर, ठीक है, और उसके ग्राफ वगैरह प्लॉट किए थे। तो वो जो कॉन्सेप्ट था, वो जो थियरी थी, वो आप थियरी के तौर पे ही आप उसको देख सकते थे। यस और नो? यहां पे भी आपको ऐसा ही कुछ बोला गया है। यहां पर बोला गया है कि भाई एक सिलिंड्रिकल वायर है, ऐसा वायर कि जिसकी रेडियस कुछ है, मतलब कि एकदम पतला सा दुबला सा वायर नहीं है, उसकी रेडियस आप यहां पे कुछ मेजर कर सकते हो। ऐसा एक वायर यहां पे सिलिंड्रिकल दिया गया है। यस और नो? जिसकी रेडियस कुछ ए है, थिक वायर दिया गया है। यस और नो? और ऐसे कंडक्टिंग वायर जिसमें से करंट का फ्लो है आई के बराबर, ऐसा आपको बोला गया है। तो ऐसे वायर के लिए आपको यहां पे बोला है कि ऐसे वायर के लिए इनसाइड दैट वायर, आउटसाइड दैट वायर एंड ऑन दी सरफेस। वैसे ऑन दी सरफेस तो यहां पे निकालने को नहीं बोला है, क्योंकि यहां पे सिर्फ इतना बोला है कि कैलकुलेट दी मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन आर लेस देन ए एंड आर ग्रेटर देन ए। यस और नो? तो ऑन दी सरफेस तो नहीं बोला है, लेकिन फिर भी हम उसको निकाल लेंगे, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। यस और नो? तो आपको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां कहां निकालने को बोला है आपको? तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे वैसे तो दो ही जगह पे बोला है, लेकिन हम तीनों जगह पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। यस और नो? तो बहुत ही सिंपल सा पॉइंट यहां पे दिया गया है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे दिया गया है। ध्यान से समझना। जैसे वहां पे स्फीयर के लिए आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाला था, उसी तरह यहां पे हमें ये सिलिंड्रिकल वायर के लिए इनसाइड दैट वायर, ये वायर ऐसा है कि जो थिक वायर है, जिसकी रेडियस आप देख सकते हो। यस और नो? आपको एक सिलेंडर जैसा एक वायर दिया गया है, मोटा वायर दिया गया है, पतला नहीं, दुबला पतला वायर नहीं दिया गया है। तो ये वायर के अंदर, वायर की सरफेस के ऊपर और वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो आपको निकालना है। और उसके साथ साथ आपको ये ग्राफ भी देखना है, समझना है। यस नो? ग्राफ भी आपको प्लॉट करना है। और कहीं ना कहीं ये वाला ग्राफ आप जैसे ही देखते हो तो आपको तुरंत ही यहाँ पे सॉलिड स्फीयर की याद आ जाती है। यस नो? अगर आपने देखा होगा तो उसका भी ग्राफ यही आएगा। यस नो? तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको इसको थियरी के तौर पे देखना है। यस नो? वैसे तो ये एग्जाम्पल है, लेकिन थियरी के तौर पे देखना है। अगर मैं चाहूं तो इसको 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ सकता हूँ। यस नो? तो ध्यान से देखना, हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो पहले मैं क्या करता हूं, देखो इसमें जो एग्जाम्पल में, सॉल्व एग्जाम्पल के लिए यहां पे जो आपको फिगर दी गई है ना एनसीईआरटी में, वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग पर्पज से थोड़ी नहीं, बहुत ही वीक है। मतलब कि उससे आप पता नहीं लगा पाओगे, उससे आप अच्छे से उसको समझ नहीं पाओगे। इसी के लिए मैंने ना ये वाली फिगर ली है, ताकि आप इसको समझ पाओ कि अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है। ये सुनो, क्योंकि वहां पे एक तो ऐसा दिखाया गया है कि वहां पे सारी चीजें ना, मतलब कि ये वाली ऐसे वायर को दिखाया गया और यहाँ पे ऐसे सर्कल बनाया गया है। तो पहले तो कंफ्यूजन ये है, ये पूरा सर्कल ऐसे बना कैसे है? ये सुनो, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन के लिए, मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए कंफ्यूजिंग है, कंफ्यूजन के लिए नहीं, अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इस तरह से इसको सिलेंडर 3D में देखो, इसीलिए मैंने ये वाली फिगर ली है। ठीक है? आप उसको 3D में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। अभी हमें 3 जगह पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बहुत ऑब्वियस है कि यहाँ पे मैं कौन सा लो यूज करूंगा? एम्पियर सर्किटल लो। अब उसको स्टडी कर लिए तो उसी को यूज करना है ना, तो एम्पियर सर्किटल लो में यूज करूंगा। पहले मैं क्या करता हूं, पहले यहां पे साइड पे मेरे पास जगह है, तो मैं पहले यहां पे सरफेस के ऊपर, मतलब कि ये तार के ऊपर आर इज इक्वल्स टू, जब भी मैं यहां पे ये आर इज इक्वल्स टू ए ले लूं, मतलब कि इतना इतना एम्पियर लूप बना दो, आर इज इक्वल्स टू ए, मतलब कि जितनी उसकी रेडियस है उतनी रेडियस का मैं एक एम्पियर लूप बना दो, तो उसकी सरफेस के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा
वो मैं यहाँ पे निकाल सकता हूं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फॉर R इज इक्वल्स टू A, मतलब कि यहां पे अगर मैं देखो ये दोनों फिगर सेम ही है, लेकिन आप अच्छे से समझ सको इसके लिए मैंने इसी को रोटेट करके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ताकि आप इसको समझ पाओ। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे एक एम्पियरन लूप अज्यूम कर लिया है, ठीक है। सो दिस इज द एम्पियरन लूप जिसकी रेडियस किसके बराबर है, ए के बराबर है। ये सुनो, एक ऐसी एम्पियरन लूप अज्यूम कर ली, और इसमें से करंट का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में, तो देखो करंट का फ्लो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यहाँ पे आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन दी गई है, समझ में आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे डाउनवर्ड है। तो बच्चों एक काम करते हैं हम, यहाँ पे ये लूप की डायरेक्शन भी अज्यूम कर लेते हो। तो मान लो कि मैंने ये लूप की, मैंने क्या बोला था, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करना है तो पहले लूप की डायरेक्शन यहाँ पे अज्यूम कर लो। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि यहाँ पे लूप जो भी है ना, अभी ना ये हॉरिजॉन्टल फिगर को मत देखना, ये वर्टिकल वाली फिगर को ही देखो, यस और नो। तो यहाँ पे मैंने लूप की डायरेक्शन क्या अज्यूम कर ली, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो मैंने लूप की डायरेक्शन तो अज्यूम कर ली क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये लूप की रेडियस कितनी है भाई, एम्पियर लूप तो अज्यूम करनी पड़ेगी ना, एम्पीरियन लूप यहाँ पे अज्यूम करनी जरूरी है, तभी तो एम्पियर लूप, एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं, यस और नो। तो मैं क्या करने चाह रहा हूं, मैं यहाँ पे इसकी सरफेस के ऊपर कहीं ये वाले पॉइंट के ऊपर रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया, वहां पे मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने जा रहा हूं, यस और नो। तो मैंने एम्पियर लूप अज्यूम कर ली, उसकी डायरेक्शन मैंने अज्यूम कर ली, मतलब कि डीएल की डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जरा यहाँ पे देखो, अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो ये करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो उस हिसाब से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो आप देखो, थंब को रखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आपकी फिंगर्स को कर्ल करो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो फील्ड होगा वो फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन में आएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो ना, आप थंब को अगर करंट की डायरेक्शन, मतलब कि आपका राइट हैंड उठाओ, उसको करंट की डायरेक्शन में, करंट नीचे जा रहा है, मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल फिगर को मत देखो, वर्टिकल फिगर को देखो। वर्टिकल फिगर को देखना है आपको, हॉरिजॉन्टल को नहीं देखना, वो समझने के लिए वर्टिकल फिगर में सारा हम यहाँ पे खेल निपटाएंगे, यस और नो। तो वर्टिकल फिगर में आपका थंब भी पॉइंट आउट करो नीचे की डायरेक्शन में और फिंगर को कर्ल करो। तो जैसे ही फिंगर को कर्ल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कर्ल हुई वो फिंगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुई, मतलब कि ये वाले करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा, यस और नो। तो रेड कलर की जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है लूप की डायरेक्शन, और ग्रीन कलर की जो यहाँ पे इंक है वो इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाले करंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड मिला ना, वो भी कौन सी डायरेक्शन में मिला, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिला, यस और नो। तो ग्रीन कलर मैग्नेटिक फील्ड, रेड कलर यहाँ पे लूप की डायरेक्शन। तो कहीं ना कहीं लूप की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो लगाओ एम्पियर लूप, लगाओ यहां पे एम्पियर लूप। तो फ्रॉम द एम्पियरन सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या बोलता है, क्लोज लूप इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डीएल वेक्टर किसके बराबर होती है, म्यू 0 आई इन के बराबर होती है, यस और नो। अभी यहां पे अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखूं तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इंटू साइन थीटा। क्या बताया मैंने, जिस डायरेक्शन में डीएल है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो ये 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू 0 आई इन, यस और नो। तो यहां पे मैंने ये समझा कि ये जो करंट है वो एक कांस्टेंट करंट है, यूनिफॉर्म करंट डिस्ट्रीब्यूशन है, यस और नो। ये पूरा जो वायर है थिक वायर है, थिक वायर जिसकी रेडियस आप आसानी से पता लगा सकते हो, ऐसा मोटा वायर है, तो उसमें करंट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो बच्चों मान लो कि वो यूनिफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ड आपको बोला गया है दैट इज द स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब होता है कि यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, यस नो। यूनिफॉर्मली ऐसा बोला भी गया, देख करंट आई इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, मतलब कि आपने जो लूप लगाई ना उसके अंदर जब झांका तो आपको यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म दिखा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो, ये जो लूप आपने जो अज्यूम किया ना, यहाँ पे इतने एरिया में से जो पास करने वाला करंट है ना वो आपको यूनिफॉर्म दिखा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखा। इसका मतलब ये होता है कि इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा।
तो यहाँ पे मैं इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल सकता हूं। तो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, डीएल का। किसके बराबर होगा, म्यू 0 इंटू आई इन। जब भी मैंने इस लूप के अंदर झांका तो मुझे कितना करंट दिखा, तो मुझे आई के बराबर करंट दिखा। ठीक है, अंदर झांका तो जितना कंडक्टर में से करंट पास कर रहा है उतना ही करंट मुझे टोटल दिखेगा। ये सुनो, तो मुझे करंट कितना दिखा, आई के बराबर। अच्छा, ये डीएल कितना होता है, ये डीएल मतलब कि क्लोज लूप इंटीग्रल डीएल। इसका मतलब क्या होता है, ये पूरी लूप की लेंथ, इसको क्या बोलेंगे, ये इंटीग्रेशन क्या देगा, पूरे लूप की लेंथ। आप शायद भूल गए हो भाई, एम्पियर सर्किटल लो, वापस देख लो वीडियो। तो ये पूरे लूप की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई ए के बराबर, क्योंकि जो लूप अज्यूम किया उसकी रेडियस कितनी है, ए के बराबर, जितनी कंडक्टर की है, क्योंकि कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं ना। तो ये लूप की रेडियस, लूप की लेंथ भी कितनी होगी, 2 पाई ए के बराबर। तो ये होगा 2 पाई ए इंटू म्यू नॉट टाइम्स आई। मतलब कि यहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड कितना मिला, यहां से मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिला म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए के बराबर। यस और नो, इतना मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिलेगा। मान लो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट को मैं बोल देता हूं पी, पॉइंट को मैं बोलता हूं पी। तो मुझे जो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, उसको पॉइंट पी के ऊपर वो कितना मिला, बीपी के बराबर। वो किसका सॉरी कितना हुआ, म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई ए के बराबर। इतना टेस्ला। क्लियर है, क्लियर है। तो ये सरफेस के ऊपर तो हमने निकाल लिया। अभी बाहर वाले पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, सरफेस के ऊपर निकाल लिए, अभी बाहर वाले पॉइंट के ऊपर, मतलब कि आर ग्रेटर देन ए को सॉल्व करते हैं। आर इज इक्वल्स टू ए तो सॉल्व कर लिया, आर ग्रेटर देन ए, उसके बाद आर लेस देन ए को सॉल्व करेंगे। यस और नो। तो बी को मैं यहां पे लिखता हूं, फॉर आर ग्रेटर देन ए। ध्यान से देखते जाएगा, थोड़ा लंबा होगा ये लेक्चर, क्योंकि ये क्वेश्चन खत्म होते होते 20-25 मिनट निकल जाएंगे। ये पूरी थियरी की तरह आप इसको देख सकते हो। यस और नो। उसके बाद प्लॉट भी करना। वैसे तो मैंने प्लॉट को तो यहाँ पे दिखा दिया है, तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसको वापस ड्रॉ करने की, लेकिन ध्यान से देखते जाओ। थोड़ी जगह बचा लेते हैं, ऊपर लिख लेता हूं, जगह बच जाएगी। सो बी फॉर आर ग्रेटर देन ए, ये वाले केस के लिए क्या होगा, तो ध्यान से देखते जाओ। अभी मुझे कोई ऐसा पॉइंट यहां पे अज्यूम करना पड़ेगा जिस पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट पहले तो कंडक्टर के बाहर हो और उसकी जो रेडियस अगर सेंटर से निकाले तो वो कंडक्टर की रेडियस से ज्यादा हो, मतलब कि बाहर वाला पॉइंट। आसान भाषा में बोलूं तो बाहर वाला पॉइंट। मान लो कि वो पॉइंट मैंने यहां पे आइडेंटिफाई किया, जिसको मैंने नाम दे दिया क्यू, जिसको मैंने क्या नाम दिया, क्यू। मुझे ये क्यू पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी मुझे एम्पियर सर्किटल लॉ ही यूज करना पड़ेगा। तो एम्पियर जी ने क्या बोला था, अगर आपको मेरा लॉ लगाना है तो आपको पहले तो जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सेंटर से उतनी रेडियस लेके आपको पहले तो एक ऐसी एम्पीरियन लूप अज्यूम करनी है जिसकी लेंथ आपको पता हो। यस नो। तो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने यहां से सेंटर से इतनी रेडियस लेके एक एम्पियर सर्किटल लूप अज्यूम कर ली। ये सुनो, मैंने एक सर्कल वाली एक लूप अज्यूम कर ली, क्योंकि सर्कल की लेंथ मुझे पता है। ये सुनो, तो मैंने एक सर्कुलर लूप अज्यूम कर ली, जिसको मैंने बोल दिया एम्पीरियन लूप। ये सुनो, और उसकी रेडियस मैंने कितनी लिखी, तो देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है R0 के बराबर। तो इसकी रेडियस मैंने कितनी लिखी, R0 के बराबर। ठीक है, मान लो कि सेंटर पॉइंट से Q की लेंथ जो भी है, डिस्टेंस जो भी है, वो R0 के बराबर। आप यहां पे भी देख सकते हो, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ये वाला पॉइंट Q है। ठीक है, यहां पे पॉइंट Q है, दिस पॉइंट इज Q, और उसके ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, R0 के बराबर। ठीक है, R0, तो उतनी रेडियस लेके मैंने क्या किया, एक लूप बना दी। ठीक है, तो ये हो गई लूप। अभी आ जाओ वापस वर्टिकल फिगर के ऊपर, वर्टिकल फिगर पे ये वहीं से समझेंगे। तो ये जो लूप मैंने बनाई ना, फिर उन्होंने क्या बोला था कि लूप की एक डायरेक्शन अज्यूम कर लो। तो मैंने क्या किया, यही लूप की डायरेक्शन मैंने वापस क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही अज्यूम कर ली। भाई कोई भी कर सकते हो आप, कोई भी डायरेक्शन यहाँ पे कर सकते हो अज्यूम, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे उसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को ही अज्यूम कर लिया। तो ये हो गई मेरी, रेड कलर से मैंने इंडिकेट किया वो लूप की क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फिगर में दिखाऊं तो वो ये डायरेक्शन होगी। ठीक है, चलो तो वापस वर्टिकल फिगर पे आ जाते हैं। तो ये हो गई हमारी लूप की डायरेक्शन। ग्रीन कलर से अभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। तो बच्चों जरा सोचो कि अगर करंट नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है तो वापस वही वाली कहानी,
आपके थंब को नीचे की डायरेक्शन में पॉइंट आउट करो और फिर फिंगर्स को कर्ल करो। जैसे फिंगर को कर्ल करोगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपकी फिंगर भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती नजर आएगी। जैसे नो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती नजर आएगी। यहाँ पे सर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कैसे, समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसा ऐसे 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 करो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे, मतलब ये तो ये वाली, अरे भैया ऐसा समझो कि ये यहाँ पे क्यू के ऊपर पॉइंट पे देखोगे, यहां पे देखोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड बाहर आता नजर आएगा और यहां से अंदर जाता नजर आएगा। अब तो समझ सकते हो ना, क्यू वाले पॉइंट से बाहर आता फील्ड नजर आएगा और यहां पे उसके अपोजिट वाले पॉइंट से अंदर जाता नजर आएगा। ठीक है, उसको मैंने क्लॉकवाइज बोल दिया, उसको मैंने क्लॉकवाइज बोल दिया। ठीक है, क्लियर है। चलो, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, जिस डायरेक्शन में लूप है उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की जो मैंने यहाँ पे B0 दिखाई भी है, यहाँ पे फिगर में मेंशन है। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी क्या बनेगा, 0। तो यहाँ पे वापस वही एम्पियर सर्किटल लॉ लगाते हैं। तो फ्रॉम द एम्पियर, अभी बार बार वो स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं सीधा लिखूंगा कि क्लोज लूप इंटीग्रल बी वेक्टर। लेकिन यहाँ पे मैं बी वेक्टर ने मैं इसको क्या लिखूंगा, क्योंकि वो क्यू पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करना, तो मैं इसको बी क्यू लिखूंगा। सो बी क्यू वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ dl vector that is equals to mu 0 I in। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लॉ। अभी यहां पे इसको अच्छे से लिखते हैं, तो इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्यू इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ dl दैट इज इक्वल्स टू म्यू 0। इसको लंबा नहीं खींचना है। जैसे ही आप लूप के अंदर झांकोगे तो आपको कितना करंट दिखेगा बच्चों, जैसे आप लूप के अंदर झांकोगे तो जितना ये कंडक्टर के अंदर से फ्लो हो रहा है ना, उतना ही करंट आपको दिखेगा। ये कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो आई करंट फ्लो हो रहा है, यस और नो, तो उतना करंट मुझे दिखेगा। क्योंकि मैंने जैसे ही लूप के अंदर झांका, तो आपको, आप समझो ना, लूप के अंदर झांकोगे तो आपको कितना करंट दिखेगा, सीधी सी बात है, जितना कंडक्टर के अंदर है उतना दिखेगा। क्योंकि इतने रीजन में तो कोई करंट है नहीं, शेडेड एरिया देखो, इतने रीजन में तो कोई करंट होगा नहीं। ठीक है, तो जो भी कंडक्टर के अंदर से पास होगा वही करंट मुझे दिखेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे म्यू 0 क्या लिखूंगा, आई। ठीक है, चलो ये बी क्यू को बाहर निकाल दो, क्योंकि हमने माना है कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, स्टेडी करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके द्वारा जो भी जनरेट होगा वो फील्ड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बी क्यू। सर यहाँ पे साइन 0 नहीं लिखे, अरे भैया बोले ना 0 डिग्री, यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो साइन वाली टर्म नहीं लिखे, साइन 0, मैंने गलती किया ना, ओ सॉरी, डॉट प्रोडक्ट है भाई साहब, डॉट प्रोडक्ट है, मैं क्या लिख रहा हूं डॉट प्रोडक्ट है, सारे वेक्टर वाले अब तक चले ना, तो उसमें ये भूल गया भाई, कॉस होगा, कॉस कॉस, सॉरी शक्तिमान, ये होगा कॉस, डॉट प्रोडक्ट है। सर क्या करते हो, पहले चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करके आओ ना, फिर यहाँ पे आओ। भैया ये कॉस है, सॉरी ये कॉस 0 है, यस और नो, डॉट प्रोडक्ट है। वो क्या है, अभी तक जितने लेक्चर चले उसमें अभी वो डाइपोल मोमेंट वगैरह पड़े, उसमें क्रॉस चल रहा था ना, तो वही दिमाग में घुसा देता है, यस और नो। चलो ठीक है, तो यहाँ पे कॉस है, सॉरी शक्तिमान, यहाँ पे कॉस है। ठीक है, b इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा, और कॉस 0 1 होगा, यहाँ पे भी कॉस 0 1 हो गया, तो हमने मान लिया यहाँ पे कॉस 0 1 हो गया। थोड़ा चेंज कर दीजिएगा, ठीक है, सॉरी फॉर क्लोज लूप इंटीग्रल डीएल दैट इज इक्वल्स टू म्यू 0 आई के बराबर। ठीक है, चलो डीएल कितना, ये बड़ी वाली जो लूप है उसकी लेंथ, या सुनो, ये जो बड़ी वाली जो हमने लूप अज्यूम की है, ये वाली लूप, उसकी लेंथ। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी होगी, तो उसकी लेंथ होगी 2 पाई r0 के बराबर, तो ये हो जाएगा बी क्यू इंटू 2 पाई r के बराबर। लेकिन ये r कितना लिया है हमने, r0 लिया है, इसीलिए मैं इसको लिखूंगा 2 पाई r0 के बराबर। क्लियर है, म्यू 0 आई, क्लियर है। तो चलो बी क्यू कितना मिला हमें, देखो देखो देखो, बी क्यू हमें मिला म्यू 0 आई डिवाइड बाई 2 पाई r0 के बराबर, है कि नहीं, है कि नहीं। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड हमें बाहर वाले पॉइंट पे दिखेगा, यस और नो। क्या आपने एक चीज यहां पे नोटिस की, यहां पे म्यू 0 कांस्टेंट, आई स्टेडी करंट है, कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो मुझे यहां पे दिख रहा है कि बी क्यू जो भी है वो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r0, या फिर r0 ना लिखूं तो r के बराबर। तो यहां पे BQ भी ना लिखूं तो मैं सीधा इन जनरल सेंस में लिख सकता हूं कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर के बाहर जैसे जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है।
और उसका ग्राफ कैसा होता है, तो इसका ग्राफ ऐसा होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, है कि नहीं। तो ये वाला जो ग्राफ है वो क्या दिखा रहा है, ये कंडक्टर के बाहर वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, यस और नो, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस हुआ। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। चल अभी अंदर वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं। अंदर वाले पॉइंट को सॉल्व करते हैं, तो मैंने यहां पे सी पॉइंट, सॉरी, कोई एक पॉइंट यहां पे अज्यूम कर लिया, लेट से आर, अंदर वाला पॉइंट है, लेट से इट इज आर। तो ये है हमारा आर पॉइंट, कैपिटल आर, ठीक है। ये वाले पॉइंट के ऊपर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वो अंदर वाला पॉइंट है। यहां पे देखे तो ये पॉइंट यहां पे हॉरिजॉन्टल फिगर में देखोगे तो वो पॉइंट यहां पे दिखेगा। तो अकॉर्डिंग टू द एम्पियर लॉ, हमें पहले तो एक लूप अज्यूम करने, मैंने लूप अज्यूम कर ली, उसकी डायरेक्शन मैंने वही ये वाली रख दी जो हमने हर एक लूप में रखी थी, और उस हिसाब से जब भी करंट की डायरेक्शन निकले तो करंट भी कौन सी डायरेक्शन में दिखा, मुझे उसी की सेम डायरेक्शन में दिखा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी कौन सी डायरेक्शन, सॉरी करंट नहीं, करंट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड जो भी हमने निकाला वो भी उसी की सेम डायरेक्शन में हमें दिखा, ठीक है। तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया, जीरो। तो कॉस जीरो क्या होता है, चेंज कर दिया, कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो यहां पे सीधा अगर मैं एम्पियर सर्किटल लॉ लगाऊं तो मुझे यहां पे दिखेगा क्लोज लूप इंटीग्रल बी आर वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विथ डी एल वेक्टर किसके बराबर होगा, म्यू जीरो इंटू आई इन के बराबर होगा, ठीक है। अभी वही सारी स्टोरी, वही सारी कहानियां यहां पे रिपीट करते, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी आर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इंटू कॉस जीरो तो 1 हो गया, इसलिए उसको लिखे नहीं, म्यू जीरो आई इन। भाई यहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आई इन फाइंड आउट करने, बाकी सारी स्टोरी तो बहुत ही आसान है। मान लो कि जो अंदर वाली जो लूप हमने अज्यूम की है उसको, उसकी रेडियस है आर आई के बराबर, कितनी है आर आई, रेडियस कितनी, हॉरिजॉन्टल फिगर में मैंने मेंशन किया, वहां पे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ी यहाँ पे सर्कल किया है वर्टिकल फिगर में तो आपको समझ में आएगा, वो आर आई है। तो उसकी रेडियस मैंने कितनी मान ली, आर आई के बराबर। तो बी आर को, क्योंकि यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी है, यूनिफॉर्म करंट मतलब करंट यूनिफॉर्मली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म होगा, तो इसको बाहर निकाल ले, तो क्लोज लूप इंटीग्रल डीएल किसके बराबर हो जाएगा, म्यू जीरो इंटू आई इन के बराबर हो जाएगा। और ये कितना होगा, क्लोज लूप इंटीग्रल कितना होगा, अब बता सकते हो बच्चों कितना होगा, ये छोटी वाली जो लूप अज्यूम की उसके लेंथ के बराबर, ठीक है, वो कितनी होगी, 2 पाई इंटू आर आई के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई इन। क्लियर है, यस और नो। मतलब कि ये फील्ड कितना मिलेगा मुझे, B इंटू आर इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई इन डिवाइड बाय म्यू जीरो आई इन डिवाइड बाय 2 पाई आर आई के बराबर, ठीक है। लेकिन वेट, कोई भी कंक्लूजन यहां पे लेना नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि यहां पे अभी तक हमने आई इन की वैल्यू प्लेस नहीं की है, तो पहले आई इन की वैल्यू हमें यहां पे प्लेस करनी पड़ेगी, उसके बाद हम कोई डिसीजन ले सकते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से वेरी करेगा, यस और नो। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां पे ध्यान से सुनना, मैं यहां पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन देता हूं, ध्यान से सुनना। क्योंकि यहां पे करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पे इतने एरिया में से पास होने वाला करंट का रेशियो एरिया के साथ, इतने एरिया में से पास होने वाला करंट के अपने एरिया के साथ रेशियो सेम होगा, जिसको हम सरफेस डेंसिटी भी बोल सकते हैं, जिसको हम सरफेस डेंसिटी भी बोल सकते हैं। मतलब कि अभी समझ में नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखो। मैं ये बोल सकता हूं कि इतने एरिया में से, इतने सरफेस एरिया में से कितना करंट पास कर रहा है, आई के बराबर, कितना, आई के बराबर, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पर एरिया यहां पे करंट है आई, तो आई अपॉन पाई ए स्क्वायर, ठीक है। इतने एरिया में से पास होने वाला करंट का रेशियो इतने एरिया में से पास होने वाले करंट के रेशियो के बराबर होगा। मतलब कि सीधी भाषा में, आसान भाषा में बोलूं तो सरफेस डेंसिटी यहां पे, क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहां पे सरफेस डेंसिटी इसकी क्या होगी, सेम होगी, यस सुनो। सीधा भाई सरफेस डेंसिटी का कॉन्सेप्ट लगाया मैंने, पर एरिया जो भी करंट होगा यहां पे वो डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा, यस सुनो। तो आई अपॉन इतने एरिया में से मान लो करंट पास कर रहा है कितना, टोटल करंट आई, यस और नो। और हम ऐसा अज्यूम कर लेके ये छोटा सा जो लूप उसमें से करंट कितना पास कर रहा है, तो आई इन, तो मैं ये लिख सकता हूं कि आई अपॉन पाई ए स्क्वायर
दैट इज इक्वल्स टू आई इन अपॉन पाई आर आई स्क्वायर, है कि नहीं? तो यहां से पाई पाई तो कैंसल हो जाएगा, तो बच्चों आपको आई इन का वैल्यू कितना मिला? आई इन का वैल्यू मिलेगा आई टाइम्स आर आई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है कि नहीं? यस और नो? समझ में आया? मतलब कि सरफेस डेंसिटी सेम रहेगी क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पर एरिया करंट जो भी होगा वो दोनों केस में सेम रहेगा। यस और नो? उसकी एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा करंट का वो यूनिफॉर्म है, इसलिए। तो यहां से आई इन का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? देखो अभी अभी ये समझ में आया, तो आई इन का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे लिखता हूं, ठीक है? सो बी आर, या फिर नीचे लिखूं क्या? नहीं, यहां पे ही लिखते हैं, जगह है ना। तो बी आर इज इक्वल्स टू म्यू जीरो, आई इन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आई क्या लिखेंगे? तो ये लिखूंगा मैं आर आई स्क्वायर, ऑटो सेव, आर आई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई, ठीक है, डिवाइड बाई 2 पाई आर आई तो है ही, 2 पाई आर आई। तो देखो यहां से एक आर आई कैंसल हो जाएगा, तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है? यहां पे देखो म्यू जीरो, यहां पे ध्यान से देखना, म्यू जीरो अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इनटू आर आई, है कि नहीं? म्यू जीरो आई अपन 2 पाई ए स्क्वायर, समझ में आया? म्यू जीरो आई अपन 2 पाई ए स्क्वायर इनटू आर आई। तो यहां पे आर पॉइंट के ऊपर, इनसाइड वाले पॉइंट के ऊपर अगर मैं झांकूं तो मुझे क्या दिखा? देखो म्यू जीरो कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ए रेडियस ऑफ दैट कंडक्टर वो भी तो कांस्टेंट है। तो यहां पे अगर मैं नोट डाउन करूं बच्चों, तो यहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड, इन जनरल सेंस में बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड सीधा रेडियस के प्रपोजनल दिखा, सीधा रेडियस के प्रपोजनल दिखा। यस और नो? तो जैसे ही आप करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली डिक्रीज होता है, और जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के बाहर जाते हो तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली, मतलब कि यहां पे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। समझ में आया? ये क्या बता रहा है? एक्सपोनेंशियली डीके। और ये क्या बता रहा है? लीनियरली डीके। यस और नो? तो जैसे ही आप करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली डिक्रीज होता है, और जैसे बाहर जाते हो तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। बच्चों इसका ग्राफ क्या बनेगा? यही तो बनेगा, यही तो ग्राफ बनेगा। जो पॉइंट पी है, जो सरफेस के ऊपर है, वहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिलेगा, और वो कितना मिला ये वाले केस में? आप देखो ये वाले केस में मिला म्यू जीरो आई अपॉन 2 पाई ए के बराबर। फिर जैसे ही अंदर गए तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली डिक्रीज हुआ, जैसे बाहर गए तो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, है कि नहीं? समझ में आया? तो यही सारी किस्से कहानियां है इसकी, करंट कैरिंग कंडक्टर की। ये पूरी थियरी है। ये सुनो, आप इसको थियरी के फॉर्म में देख सकते हो। आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। ये सुनो, बस हाँ, ये इनसाइड वाला पॉइंट है तो यहाँ पे आपको सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये आपको समझना है। ये सुनो, यहाँ पे सरफेस डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी, मतलब कि पर एरिया जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो कांस्टेंट रहता है, पर एरिया जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कांस्टेंट रहेगा। और उसी का फंडा हमने यहाँ पे यूज किया, क्योंकि हमें पूरे कंडक्टर में आई करंट है, लेकिन इतने छोटे एरिया में कितना करंट फ्लो करेगा वो कैसे मिलेगा? तो उसके लिए मुझे यहाँ पे पर एरिया कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूट है वो डिस्ट्रीब्यूशन के पास जाना पड़ेगा, और वहीं से मैं वो वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्लियर है ये वाले पॉइंट को? क्लियर हुआ ये थियोरेटिकल पॉइंट? ठीक है, तो इसका ग्राफ भी कैसा आएगा? इसका ग्राफ भी अगर आप कंपेयर करो तो वो सॉलिड स्फीयर के केस में जैसा आता था इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के वर्सेस, बस ऐसा ही आएगा। बस फर्क इतना है कि वहां पे फील्ड 1 अपॉन आर स्क्वायर से रिड्यूस करता है, यहाँ पे 1 अपॉन आर से रिड्यूस कर रहा है, और कोई फर्क नहीं है। यस और नो? बाकी इनसाइड तो लीनियरली ही डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल 4.9, छोटा सा क्वेश्चन है। A solenoid of length 0.5 मीटर has a radius of 1 सेंटीमीटर। चलो, सोलेनॉइड है, उसकी रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दी गई है, इज मेड अप ऑफ 500 टन्स। टोटल नंबर ऑफ टन्स कितने हैं? 500। इट कैरीज ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई भी दिया गया। देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड दिस सोलेनॉइड? अच्छा, इनसाइड दिस सोलेनॉइड मतलब कि उसकी एक्सिस पे ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? म्यू जीरो एन आई, मुन्नी के बराबर। यस नो? म्यू जीरो एन आई, जहां पे एन का वैल्यू बच्चों आपको निकालना पड़ेगा। एन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यस और नो? जिसको हम लिखना चाहे तो कैपिटल एन अपॉन एल भी तो लिख सकते हैं। यस और नो? और यहाँ पे कैपिटल एन कितना है बच्चों? ध्यान से देखो, कैपिटल एन आपको 500, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 500 है, और उसकी लेंथ कितनी दी गई? 0.5 मीटर, तो इसको हम लिखेंगे 0.5। मतलब कि इसको मैं लिखना चाहूं तो 5 इंटू 100 डिवाइड बाई, इसको मैं 5/10 लिखूं
ठीक है, तो 5 कैंसल और 10 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। ये सुनो, तो ये स्मॉल एन जो भी आएगा वो 1000 आएगा, है कि नहीं, स्मॉल एन 1000 आएगा। चलिए, और वैसे भी समझ सकते हो कि आधे मीटर के, क्योंकि ये टोटल नंबर ऑफ एन क्या इंडिकेट करता है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ पे तो आधी लेंथ है ना, यूनिट से आधी लेंथ है, तो आधी लेंथ में 500, तो पूरी लेंथ में कितने हो गए, 1 मीटर लेंथ में कितना होगा, 1000 हो गया। ठीक है, चलो खैर, यहाँ पे सारी वैल्यू प्लेस कर, सारी वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइडेड है, इससे ज्यादा तो और हम क्या बोल सकते हैं। ठीक है, इतनी ही चीजें हैं जो आपको सारी प्रोवाइडेड है, तो सारी वैल्यू प्लेस कर दो। तो ये हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू स्मॉल एन का वैल्यू है 1000, इसको 1000 ना लिख के मैं 10 टू द पावर 3 लिख दूं। और करंट कितना है बच्चों, तो ये 5 एम्पियर का करंट है। ये सुनो, ये 5 एम्पियर का करंट है। सारी चीजें यहाँ पे 5 4 20 हो जाएगा, तो ये 20 इंटू 3.14 इंटू 10 टू दी पावर -4 लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। और ये हो गया, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास ये 20 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करेंगे तो बच्चों हमारे पास आएगा 62.8। ठीक है, तो ये आएगा 62.8 इंटू 10 टू द पावर -4। एक पॉइंट को अगर एक डिजिट को यहाँ पे शिफ्ट कर दे हम, तो इसको हम लिख सकते हैं, इट इज नथिंग बट 6.28 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। क्लियर है, तो इतना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे उसकी एक्सिस के ऊपर जनरेट होगा। क्लियर है, तो दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। छोटा सा क्वेश्चन था भाई, छोटा सा एकदम फुद्दू सा क्वेश्चन था। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन तो ये था हमारा। ठीक है, थियोरी के टर्म्स में अगर देखे जाए, हाँ ये थियोरी के टर्म्स में भी आप देख सकते हो इसको, तो थियोरी के प्लेस पे भी आप इसको समझ सकते हो। ठीक है, ये थियोरी ही है, आप थियोरी की तरह इसको देखो। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया था। चलो आगे बढ़ते हैं। 4.10 क्वेश्चन नंबर 4.10 एकदम आसान क्वेश्चन। क्या बोला है यहाँ पे, बोला है यहाँ पे, एक काम करता हूं, एक इसकी खैर चलो कोई बात नहीं, फिगर बना देते हैं, हम ही बना देते हैं, नहीं तो बना देता पहले से तो अच्छा रहता। हम इसकी फिगर वगैरह बना देते हैं। मान लो कि ये हमारा ना एक प्लेन है, ठीक है, तो ऐसा एक प्लेन हमें यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही बढ़िया। और एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, मोटा सा करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसके ऊपर रखा हुआ है, और यहाँ पे जो सारी स्टोरी वगैरह की गई है ना, उसको जरा ध्यान से समझना। इतनी चीजें ही है आपको समझनी, फिगर में इतना ही आएगा और ज्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बोला कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट ए सर्टेन प्लेस इज 3 into 10 to the power -5 Tesla, and the direction of that field is from the geographic south to the geographic north, geographic south to the geographic north। ठीक है, तो मान लो कि ये वाली जो डायरेक्शन जियोग्राफिक साउथ है, तो मैं इसको जियो साउथ लिखता हूं, जियो साउथ, सॉरी मोटा हो गया ये वाली डायरेक्शन को ना मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट करता हूं, तो ये है जियो साउथ, और ऊपर है जियो नॉर्थ। ठीक है, चलो हमने मेंशन कर दिया। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पे प्रोवाइड किया गया ना, ये इसका यहाँ पे अर्थ का जो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोवाइड किया गया है जियोग्राफिक साउथ टू जियोग्राफिक नॉर्थ, मतलब कि उसकी डायरेक्शन के हिसाब से मैं इसको कहां बता सकता हूं, ये वाली डायरेक्शन में वो मेंशन किया गया, ये वाली डायरेक्शन में है। ये सुनो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, ये होगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का जो मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो आपको दिया गया है वो BH। ठीक है, इसको हम BH बोले, कैपिटल H से डिनोट करते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये BH होगा, ये डायरेक्शन में है। और ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ये वाली डायरेक्शन में, जो मोटा जो है ब्लैक कलर का वायर वो करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, और इसी के हिसाब से अगर ऊपर वाला नॉर्थ है तो यहाँ पे ईस्ट और वहां पे वेस्ट, तो यहाँ पे वो भी मेंशन करता हूं, ये होगी जियो ईस्ट, और ये होगी डायरेक्शन मान लो जियो वेस्ट। ठीक है, क्लियर है, ये डायरेक्शन है। अभी सोचो, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है, उसको देखते जाओ क्या बोला है उसके बाद। हाँ, ये BH आपको प्रोवाइडेड है 3 into 10 to the power -5। ठीक है, चलो, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम द जियो साउथ टू जियो नॉर्थ। ओके, हमने दिखा दी डायरेक्शन। अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर इज कैरिंग अ स्टेडी करंट ऑफ 1 एम्पियर। अच्छा,
ये एक कंडक्टर है जिसके अंदर से 1 एम्पियर का करंट पास हो रहा है। यस और नो? व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन इट व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज ईस्ट टू वेस्ट। पहले केस में मान लो ईस्ट टू वेस्ट, मतलब जियो ईस्ट टू जियो वेस्ट, मतलब कि पहले केस में ऐसा समझ लो कि ये वाली डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, और वो करंट कितना है, ये वाली डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, और वो करंट है यहाँ पे 1 एम्पियर का। तो पहले वाले केस में ये डायरेक्शन में करंट है। यस सुनो, पहले वाले केस में ईस्ट टू वेस्ट बोला है ना, ए ईस्ट टू वेस्ट करंट का फ्लो है। यस सुनो, आपको ऐसा ही बोला है कि एक टेबल के ऊपर एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर यहाँ पे रखा गया है, ठीक है, और उसमें पहले वाले केस में ईस्ट टू वेस्ट करंट फ्लो कर रहा है। मान लो ये वाली डायरेक्शन में करंट का फ्लो है, इस तरह से आपने उस कंडक्टर को रखा हुआ है टेबल के ऊपर, हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, उसके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा, टू बी स्पेसिफिक बात करेंगे तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगेगा। तो बच्चों किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना लगता है, पहले ए का आंसर लेते हैं, ए का आंसर देते। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि फोर्स कितना लगेगा, तो फोर्स लगेगा एल वेक्टर आई इंटू, हाँ बोलो बोलो, वेरी गुड, आई इंटू एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर के बराबर लगेगा। यहां पे कौन सा फील्ड है, अर्थ का, तो इसका हॉरिजॉन्टल फील्ड है, तो मैं इसको बी एच कंपोनेंट से डिनोट करता हूं, ठीक है। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं बच्चों, तो मैग्नीट्यूड क्या लिख सकता हूं मैं, इसका मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ एल इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एच इंटू दोनों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे साइन आएगा, गलती नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि क्रॉस से तो अभी बहुत सारा क्रॉस ही चल रहा था, इसलिए वो डॉट में कंफ्यूजन आता है। वैसे कंफ्यूजन है, वो फ्लो होता है ना, फ्लो में चला जाता है, वही साइन प्लेस हो गया था, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे साइन होगा, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखो, ये साइन थीटा, थीटा मतलब कि लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, इसका लेंथ वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन। आप समझ सकते हो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पे साइन 90 लिखेंगे। और क्योंकि आपको यहाँ पे क्या निकालना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब कि अभी मैग्नीट्यूड को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं, वेक्टर निकाल लेता हूं, वो मैग्नीट्यूड मान लेते हैं, तो एफ अपॉन एल आपको निकालना है, वो कितना होगा, आई इंटू बी एच के बराबर, क्योंकि साइन 90 हो जाता है बच्चों 1, और उसमें भी आई कितना है, 1 एम्पियर। तो सीधे सी बात है कि इसका मैं आंसर क्या बोल सकता हूं, डायरेक्ट आंसर, आई की वैल्यू है 1 और बी एच की वैल्यू आपको दी गई है 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 टेस्ला। मतलब कि ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 3 इंटू 10 टू दी पावर -5 न्यूटन पर मीटर। तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर आया। अभी दूसरा क्वेश्चन देखो, अगर मान लो कि साउथ टू नॉर्थ, अगर मान लो कि इसमें से साउथ टू नॉर्थ यहाँ पे करंट फ्लो करता, मतलब कि वो वायर भी कैसा होता, तो मैं इसको ब्लू कलर के वायर से इंडिकेट कर रहा हूं, उसको मैं ब्लू कलर के वायर से इंडिकेट कर रहा हूं। मान लो कि वो ये वाला होता, दिस इज द वायर, अभी मैं उसको ब्लैक नहीं ब्लू कलर से उसको इंडिकेट करता हूं। मान लो कि ये है सेकंड केस का वायर, ठीक है, ब्लू कलर से हमने उसको इंडिकेट किया है। तो और आपको क्या बोला है, उसमें से करंट का फ्लो कौन सी डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ, मतलब कि ये डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता। मान लो ये डायरेक्शन में 1 एम्पियर उसमें से फ्लो करता, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा बच्चों, दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, ठीक है। सारी कहानियां यहीं पे खत्म हो जाएगी। F इज इक्वल टू एल आई इंटू एल इंटू बी एच इंटू साइन, देखो दोनों के बीच का एंगल कितना, जिस डायरेक्शन में फील्ड है उसी डायरेक्शन में लेंथ वेक्टर है, तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है तो इसका मतलब होता है कि ये हो गया पूरा 0। तो यहाँ पे आप फोर्स 0 लिखो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि F बाई एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ 0, बात एक ही है, यस और नो, क्योंकि ये पूरी फोर्स ही 0 लग जाएगा, तो पर यूनिट लेंथ भी फोर्स कितना होगा, 0 होगा। समझ में आया, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा 0। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो बस यहाँ पे आज का लेक्चर एंड करते हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है, देखो 4.12 क्वेश्चन जो भी है ना, वो आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है। एक बार कोशिश करना, अपने हिसाब से खुद से ट्राई करना, एक बार कोशिश करना, क्योंकि वो थोड़ा कंसेप्चुअल ही है और सिर्फ वो सारी इंफॉर्मेशन वगैरह ही है। आपको सिर्फ यहाँ पे सिर्फ आपको इमेजिन करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 4.12 आप खुद से ट्राई करना एक बार। 4.11 एंड 4.13 वो हम नेक्स्ट लेक्चर में खत्म करेंगे, यस नो।
थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो गए, इसलिए आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय।